बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस थ्योरम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप यहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 23। जी, एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है इन द ट्राइंगल एबीसी एस एंगल एडीबी इज राइट एंगल। ठीक है, एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द लेंथ ए एच एंड बी इफ measurement of CD is 5 units and measurement of AD is 7 units। तो क्लास ये फिगर आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस फिगर के मुताबिक हमारा जो एक ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर मजीद फर्दर आपको दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल ADB और दूसरा BDC। ये दो ट्रायंगल इसके अंदर मजीद बन रहे हैं। और जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी कहा गया है कि एंगल ADB इज अ राइट एंगल, यानी कि ADB ये वाला एंगल क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल है तो यकीनन ये भी राइट एंगल होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब एक साइड पर राइट एंगल बनता है तो यकीनन उसकी दूसरी साइड भी क्या होता है, राइट एंगल होता है। क्योंकि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज अ परपेंडिकुलर, और यू कैन से एल्टीट्यूड, आप इसे एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं क्योंकि ये वर्टेक्स से ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एल्टीट्यूड है, और जिस साइड पे ये जाके मिल रहा है AC साइड पर, वहां पर ये कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल बना रहा है। तो दूसरी साइड पे भी यकीनन क्या बन रहा है, राइट एंगल, क्योंकि आपको पता है कि पूरी लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो 180 तभी हो सकता है ना जब 90 और 90 आपस में प्लस हो। तो अगर एक साइड पे 90 होगा तो यकीनन इसकी अपोजिट साइड पे भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्लास यहां पर आपको अगर हम एबीसी ट्रायंगल में देखें तो बेसिकली हमें दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पर जो हमें फाइंड करना है वो ए एच और बी को फाइंड करना है। ठीक है, मुख्तलिफ लेंथ यहां पर गिवन है, जैसे एडी जो है वो गिवन है हमें 7 यूनिट्स, बीसी हमें गिवन है 5 यूनिट्स। ठीक है, इन दो साइड्स की हेल्प से हमें बाकी साइड्स ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम गिवन में लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें फिगर में गिवन है। गिवन की हेडिंग डाल दीजिएगा। जी, गिवन में हमने क्या लिखना है क्लास, सबसे पहले तो हमें एक बड़ा ट्रायंगल नजर आ रहा है, दैट इज ABC। ठीक है ना, ये ओरिजिनल ट्रायंगल है, ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा ABC है, उसके अंदर ये मजीद दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले तो हम ट्रायंगल ABC की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, जी, अगर हम इस ट्रायंगल ABC में देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल हमें फॉर्म होते हुए नजर आएंगे, एक ADB और दूसरा BDC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमें परफॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, एक ADB और सेकेंड BDC, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल मेरा कौन सा हो गया, BDC। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें, देखिए इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं सिर्फ ADB की, तो ADB में मुझे जो जो साइड गिवन है वो क्या है, देखें AD मुझे गिवन है, AD क्या है, 7 यूनिट्स, दिखते जाए यहां पर। ठीक है, AD जो है वो किसके इक्वल है, 7 यूनिट्स के इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा BD जो है वो किसके इक्वल है, H के इक्वल है।
ठीक है। और ए बी, ये इसी ट्रायंगल में तीनों साइड की, पहले एडी की बात की, फिर बीडी की बात की, अब मैं बात कर रही हूं ए बी। ए बी किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। ठीक है जी, ये तो मैंने बात की है ट्रायंगल एडीबी की। अब अगर मैं ट्रायंगल बीडीसी की बात करूं, यानी इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो देखिए यहां पर मुझे सीडी कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट्स। तो यहां लिख लीजिएगा कि सीडी जो है वो 5 यूनिट्स के इक्वल है। जबकि बीडी की बात करें तो बीडी मेरा क्या है? एच है। इस ट्रायंगल के लिए भी देखिए ये वाली साइड होगी ना बीडी, तो इस ट्रायंगल के लिए जो बीडी है वो क्या है? एच है। बीडी एच के इक्वल है। ठीक है। जबकि अगर हम इस वाली साइड की बात करें तो बीसी जो है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। जी, जब हमने इस बिग ट्रायंगल में देखा एबीसी में, तो हमें बेसिकली ये दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आए, और इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो जो चीजें हमने ऑब्जर्व की वो हमने अपने गिवन में लिख ली कि भाई ये चीजें हैं, ये साइड्स की लेंथ हमें गिवन है। ठीक है। लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड बेसिकली हमें है ए, एच एंड बी। तो यहां रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। जी, रिक्वायर्ड है हमें, फर्स्ट हमें ए फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सेकंड एच है, एच फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन मार्क। थर्ड हमें बी भी फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये तीनों वेरिएबल हमें यहां पर फाइंड करने हैं, यही हमसे क्वेश्चन में पूछे गए। जी, तो क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जरा ये देखिएगा क्लास, अगर हम इन तीनों को फाइंड करने के लिए जाते हैं तो हम बारी बारी, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर भी लूं, तो देखिए अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करती हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड मेरी क्या होती है? हाइपोटेनस। ठीक है। अगर सामने वाली साइड हाइपोटेनस है तो ये वाली साइड क्या होगी? ये बेस होगी। ठीक है। यकीनन ये बेस है, और ये लाइन जो इस तरीके से जा रही है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर से ड्रॉ हो रही है और ये सामने वाली साइड को मिल रही है, तो दैट इज परपेंडिकुलर। यूं समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल जो है ना, ये एबीसी को यूं घुमा के ऐसे कर दिया गया है, ऐसे सीधा नहीं बनाया गया बल्कि ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये जो आपका जो ट्रायंगल है ना, इट इज सिमिलर टू थ्योरम 23.1। आप लोगों ने 23.1 थ्योरम को समझा बहुत अच्छे तरीके से, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है फिगर, बस जहां पर फिगर को उन्होंने थोड़ा सा ऐसे करके बना दिया, टेढ़ा करके बना दिया, तो कोई मसला नहीं है। आप लोगों को तो पता है ना कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और यहाँ पर ये वाली साइड जो है ये क्या है? ये पूरी की पूरी इसकी बेस को शो कर रही है। लेकिन हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? इसकी एडी क्या है? बेस है, और डीबी या बीडी क्या हो जाएगी? इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये होगी ना, ये क्या होगी? इस वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी यूं कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर इन दोनों ही ट्रायंगल का है, इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर है और इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर है। लेकिन बात यह है क्लास कि हम इसको मालूम कैसे करेंगे। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करती हूं तो देखिए मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ बेस पता है, 7 पता है। ठीक है। ना ही मुझे इसका परपेंडिकुलर पता h, और ना ही मुझे इसका हाइपोटेनस पता b। अच्छा ठीक है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करती हूं तो यहां भी मुझे सिर्फ और सिर्फ बेस मालूम है, ना ही परपेंडिकुलर मालूम और ना ही हाइपोटेनस मालूम। तो एक साथ जब हमें दो चीजें अननोन होती हैं ना, जैसे कोई भी बेस हो या हाइपोटेनस हो, अगर एक साथ हमें दो चीजें अननोन हो तो हम दो चीजों को एक साथ फाइंड कर ही नहीं सकते। तो अभी यहां पर फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम दोनों में अप्लाई नहीं हो सकता। पहले हमें
या तो ये वाली साइड मालूम हो जाए या फिर हमें ये वाली साइड मालूम हो जाए, तभी तो हम किसी एक ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं ना। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करती हूँ तो मुझे ये साइड पता होनी चाहिए, इस ट्राइंगल को कंसीडर करती हूँ तो मुझे ये साइड पता होनी चाहिए, तो दोनों ही मुझे नहीं मालूम। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगी क्लास, अगर मैं इस बड़े ट्राइंगल को देखती हूं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जो मेरा मेन ट्राइंगल है, ओरिजिनल ट्राइंगल है, तो उसमें देखिएगा ये क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ए सी ये जो पूरी लाइन है ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो क्लास यहां भी आप देख सकते हैं कि बेस भी हमें नहीं मालूम, परपेंडिकुलर भी हमें नहीं मालूम, सिर्फ एक हाइपोटेनस मालूम है, लेकिन हाइपोटेनस भी पूरी लेंथ एसी की नहीं मालूम। इतने पार्ट की लेंथ मालूम है, इतने पार्ट की लेंथ मालूम है, ठीक है ना, पूरी लेंथ एसी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम मालूम कर सकते हैं एसी लेंथ। वो किस तरीके से, अगर मैं यहां पर एडी और सीडी को प्लस कर दूं, भाई इतनी लेंथ 7 है और इतनी लेंथ मेरी क्या है, 5 है, तो अगर मैं 7 और प्लस 5 कर दूं, 7 में प्लस 5 कर दूं, तो मुझे पूरी एसी की लाइन क्या मिल जाएगी, एसी की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। जब मुझे एसी की लेंथ मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करने के लिए मुझे कोई एक तो पता होना चाहिए, या तो ये या फिर ये, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे हाइपोटेनस पता होनी चाहिए कि इसकी हाइपोटेनस क्या है, एसी क्या है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एसी। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिएगा, और लिखिएगा फर्स्ट वी फाइंड एसी। ठीक है, एसी की लेंथ मालूम करने जा रहे हैं हम, तो एसी हमें पता है किसके इक्वल है, एसी इक्वल है एडी प्लस सीडी। अगर मैं एडी और सीडी को प्लस करूं तो टोटल लेंथ मेरे पास क्या आ जाएगी, एसी आ जाएगी। तो कर देते हैं, एसी किसके इक्वल है, एडी के प्लस सीडी के, ठीक है, दोनों लेंथ के इक्वल है, एडी प्लस सीडी जी। अब मुझे एडी भी मालूम है, एडी कितना है 7, और मुझे सीडी भी मालूम है, तो सीडी कितना है 5, ठीक है, ये सीडी की लेंथ मुझे गिवन है, दैट इज 5 जी। तो मेरे पास एसी आ जाएगा। अगर मैं 7 में 5 को प्लस करती हूं तो एसी की लेंथ मुझे मिल जाती है 12, ठीक है, कितनी आ जाती है 12, और साथ में हम लिख देंगे यूनिट, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हर जगह यूनिट्स का वर्ड यूज हुआ है। यहां पर देख सकते हैं, यहां भी यूनिट्स है, यहां भी यूनिट्स है, तो जो भी हमारे पास लेंथ आएगी हम यही अपना यूनिट यूज करेंगे, दैट इज यूनिट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब एसी तो हमें मालूम हो गया क्लास, ठीक है, लेकिन अभी भी आप ये देखें, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी को कंसीडर कर भी लूं तब भी सिर्फ मुझे हाइपोटेनस पता है, ना मुझे परपेंडिकुलर मालूम, ना मुझे बेस मालूम, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं, ठीक है, छोटे ट्राइंगल को तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते ना, एडीबी को भी नहीं कंसीडर कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वही मसला के दो साइडें नहीं पता ना, दो साइडें अननोन है, ए नहीं मालूम, इधर एच नहीं मालूम, इसको करते हैं तो बी नहीं मालूम, एच नहीं मालूम। अगर हम बड़े ट्राइंगल को करते हैं तब भी हमें सिर्फ हाइपोटेनस मालूम हुई है, हमें ए और बी नहीं मालूम जी। तो क्लास अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे अपनी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, आपको याद होगा क्लास के थ्योरम 23.1 में कुछ ऐसी ही कंडीशन थी, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या प्रूफ किया था कि एक ट्राइंगल जो है, दो ट्राइंगल को हमने प्रूफ किया था कि वो आपस में सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है ना। उसके अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, एक ओरिजिनल ट्राइंगल था और उसके अंदर दो ट्राइंगल हमारे परफॉर्म हो रहे थे, और उन दोनों ट्राइंगल को हमने वो बड़े ट्राइंगल के सिमिलर जो है वो प्रूफ किया था, ऐसा ही है। तो यहां पर हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि
अगर दो ट्रायंगल की शेप, ठीक है, एक जैसी हो, ठीक है ना, लेकिन उनके साइज डिफरेंट हो, बट उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी क्वालिटीज एक जैसी हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपस में सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ये बात ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम 23.1 में। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा वो थ्योरम, तो वो थ्योरम जरूर पढ़िएगा, उसमें हमने ये बात प्रूव करी है कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल वही होते हैं जो साइज में तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी शेप एक जैसी होती है, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, ठीक है, तो दैट आर सिमिलर ट्रायंगल। तो क्लास अब यहां पर अगर फर्ज करें, मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूं पहले, ए डी बी, और एक बड़ा ट्रायंगल ले लेती हूं ए बी सी। ये मेरा ओरिजिनल बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, और मैं एक ले लेती हूं ए डी बी को, ये वाला ट्रायंगल। तो अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और एबीसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, दोनों की जो शेप है वो एक जैसी है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन हाँ, ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, साइज में डिफरेंट है, भाई ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिहाज से देखें तो दोनों एक जैसे हैं। जो प्रॉपर्टी वो रखता है ट्रायंगल, वही वो रखता है। भाई ये राइट एंगल है तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो आपको मालूम है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएं, सिमिलर हो, तो उनके जो रेशो होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या यू कैन से कि इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि ज्योमेट्री यूज हो रही है, ज्योमेट्री हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे। बेसिकली कॉन्ग्रुएंट और इक्वल का मतलब एक ही होता है, लेकिन चूंकि इन टर्म ऑफ ज्योमेट्री की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट। जी, तो मैं ये कह रही हूं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी और ये छोटा ट्रायंगल एडीबी, ये दोनों अगर सिमिलर हैं, तो इनके जो रेशियो होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो हम ये बात लिख लेते हैं, बिकॉज ट्रायंगल एबीसी एंड एडीबी आर सिमिलर ट्रायंगल, यहां लिख दीजिएगा बात, बिकॉज ग्रीन से लिख देती हूं, बिकॉज ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, या एडीबी आप कह सकते हैं कि एडीबी are similar triangle therefore ठीक है, therefore the ratio of their the ratio of their corresponding sides are congruent, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीबी, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहां पर साइड हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लेनी हमें एक जैसी है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसी साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एबीसी का हाइपोटेनस अपॉन बेस लेती हूं रेशियो में, रेशियो का मतलब क्या होता है, यानी एक साइड की लेंथ को मैं उसी ट्रायंगल के दूसरी साइड से डिवाइड कर दूं या उसका रेशियो बनाऊं, तो मुझे जो छोटा ट्रायंगल होगा सेम मुझे उसकी भी वही साइड लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बड़े ट्रायंगल की हाइपोटेनस और बेस को लिखती हूँ, हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखती हूँ, इसका रेशियो बनाती हूँ हाइपोटेनस और बेस का,
तो फिर मैं एडीबी का भी क्या लूंगी, हाइपोटेनस और बेस लूंगी। तो वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर ये कर सकती हूं कि अगर मैं एबीसी की बात करूं, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, और मैं यहां पर अगर एक रेशियो ले लेती हूं, एक साइड ले लेती हूं हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यहां पर क्या है, एसी है। बिग ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं, ट्राइंगल एबीसी की बात कर रही हूं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में इसका हाइपोटेनस क्या है, एसी है, और मैं हाइपोटेनस को डिवाइड कर देती हूं बेस से, तो बेस क्या है, ए बी है। ठीक है, तो मैं हाइपोटेनस को मैं डिवाइड कर देती हूं, ये देखें हाइपोटेनस क्या है, एसी है। ठीक है, और बेस क्या है, ए बी है। ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये तो मैंने बात करी ट्राइंगल एबीसी की। ठीक है, ये रेशियो निकाल लिया मैंने ट्राइंगल एबीसी का। अब मैं आ जाती हूं ये छोटा ट्राइंगल यानी कि एडीबी। एडीबी में अगर मैं देखूं तो यहां पर हाइपोटेनस क्या होगा, यकीनन ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, ये इस वाले ट्राइंगल का क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया, ए बी। हाइपोटेनस किसके इक्वल है, ए बी के। ठीक है, और इसकी बेस क्या हो गई, क्योंकि यहां पर मैंने जो बड़ा ट्राइंगल लिया था एबीसी, वो हाइपोटेनस और बेस लिया था, यानी ऊपर मैंने क्या रखा था, हाइपोटेनस, नीचे क्या रखी थी, बेस। ये देख सकते हैं, ऊपर हाइपोटेनस है दैट इज एसी, और नीचे क्या है, बेस। ये देखें, हाइपोटेनस अपॉन बेस लिया है मैंने। ठीक है, बड़े ट्राइंगल की बात कर रही हूं एबीसी की। तो अगर मैं यहां पर ये एडीबी की बात करूं, तब भी मैं ऊपर क्या रखूंगी, हाइपोटेनस रखूंगी, और इसके डिनोमिनेटर में क्या रखूंगी, बेस को रखूंगी। तो ये देखिए, ये हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, और बेस क्या हो जाएगा, ये बेस है। इस वाले ट्राइंगल की ये क्या है, बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। क्योंकि मैं बात बेस की कर रही हूं, यहां भी मैंने बेस ली थी, तो मैं इसकी भी क्या लूंगी, बेस लूंगी। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी एडी से। उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जिन लोगों ने ये थ्योरम समझा है, मेरा थ्योरम 23.1, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो बेटर है कि इसको समझने से पहले आप उस थ्योरम को समझें। 23.1 में मैंने ये बात बहुत अच्छी सी एक्सप्लेन करी है रेशियो की, तो जब आप उसको समझेंगे तो यकीनन ये बात भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर मैंने डिवाइड तो कर दिया। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं कि एसी, ए बी, एडी की जो यहां पर वैल्यू गिवन है वो हम रख लेते हैं। तो देखिए, एसी किसके इक्वल है, एसी ये रहा। ठीक है ना, एसी अभी अभी हमने फाइंड किया, ये फाइंड किया था ना एसी। एसी किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो हम एसी की प्लेस में क्या रख लेते हैं, 12। एसी की प्लेस में आ जाएगा 12 अपॉन ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, ए बी की प्लेस में आ जाएगा बी। उसके बाद सेम यहां भी ए बी आ गया, तो ए बी की प्लेस में हम अगेन दोबारा क्या रखेंगे, बी को रखेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, एडी जी। एडी क्या है, ये है एडी। ठीक है, एडी किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। ठीक है, जो जो जिसकी, देखिए हमने जो वैल्यू यहां पर लिखी थी, हमने कुछ नहीं किया, बस उनकी वैल्यू उठा के लिख दी। ठीक है, जो जो जिसके इक्वल था और हमने लिख दिया। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो जस्ट हम उनकी वैल्यू रख रहे हैं उठाकर। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए 7 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से बी यहां डिवाइड हो रहा है, इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं, जब 7 12 के पास आएगा, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये 12 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जबकि बी को मैं उधर लेकर जाती हूं, तो बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, बी से मल्टीप्लाई होगा तो इनके ऊपर पावर स्क्वायर आ जाएगी जी। 12 को 7 से जब मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरी वैल्यू आती है 84। 12 7 से क्या होते हैं, 84। तो अगर मैं बी स्क्वायर को लेफ्ट पे लिख लूं और 84 को राइट पे लिख लूं तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि मुझे वैल्यू तो बी की चाहिए। तो जिसकी चाहिए होती है वैल्यू, वो मैं कहां लिखती हूँ, नॉर्मली लेफ्ट साइड पे लिखती हूँ, और उस वैल्यू को राइट साइड पे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर है कि अननोन को हम, जो भी अननोन वेरिएबल है हमारा, उसको हम लेफ्ट पे लिखें। तो मैं लेफ्ट पे लिख लेती हूं
जी बी स्क्वायर यहां पर आ जाएगा और 84 मेरा यहां चला गया। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए बी की, बी स्क्वायर की नहीं चाहिए। किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू बी की चाहिए। तो अगर मुझे इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या करूंगी? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैं यहां पर ले लूंगी स्क्वायर रूट, तो लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये दोनों तरफ मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट लगा दिया। यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा 84 के ऊपर। ठीक है, अब यहां क्या होगा? यहां तो भाई ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। लेकिन 84 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो यकीनन वो पॉइंट में आंसर देगा आपको। ठीक है ना, लेकिन हम पॉइंट में भी नहीं चाह रहे, आपकी बुक में पीछे पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में फिर हम ये करेंगे कि 84 के बनाएंगे फैक्टर, या आप जिसको अपनी लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं एलसीएम। 84 का हम एलसीएम लेंगे तो हमें 84 के क्या मिल जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो हम 84 का एलसीएम ले लेते हैं साइड पर। जी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, स्टार्ट हमेशा स्मॉलेस्ट टेबल से करना है आपने, ये बात मैं आपको बताती हूं, आपको पता है ऑलरेडी। अगेन 2 का टेबल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 का टेबल, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास ये फैक्टर बन गए। जी, तो अब यहां पर अब आप देखें, यहां पर तो मेरा सिर्फ बी रह गया। ठीक है, ये क्या है? बी है। और स्क्वायर रूट में जब मैंने 84 के प्राइम फैक्टर बनाए, ठीक है, आपके सामने है प्राइम फैक्टर। क्या क्या बने इसके प्राइम फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए। और आपको पता है कि रूट से बाहर जब हम किसी वैल्यू को लेकर आते हैं तो उसके लिए उस वैल्यू का पेयर का होना बहुत जरूरी है। जब तक पेयर नहीं बनेगा वो बाहर नहीं आएगा। पेयर का मतलब क्या है? एक जैसी वैल्यू। तो एक जैसी वैल्यू यहां पर कौन सी है? ये दो है ना, 2 और 2 एक जैसी हैं, इनका पेयर बन जाएगा। ये देखिए इनका पेयर बन गया। जब ये पेयर बन गया तो ये क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो रूट से हम इसे बाहर ले आते हैं। क्लास इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसके आगे सॉल्व कर रही हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पर एरो का निशान भी बना दिया है। तो यहां पर तो मेरा रह जाएगा बी। ठीक है, और ये 2 का पेयर जब रूट से बाहर आएगा तो आपको पता है पेयर जब हम रूट से बाहर लेकर आते हैं तो वो पेयर नहीं रहता, बल्कि वो सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अंदर तो हमें 2 2 नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये बाहर आएगा तो ये 1 2 में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, दैट इज 2। ठीक है, और अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया? इनके तो पेयर नहीं बने थे ना 3 और 7 के, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे। लेकिन हम इनको अलग अलग नहीं लिखेंगे 3 और 7, हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 7 जा 21। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर मुझे वैल्यू ऑफ बी मिल गई। 3 हमें फाइंड करने के लिए कहा गए थे ए एच बी, जिसमें से एक हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज बी। बी की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 2 स्क्वायर रूट 21। आगे लिख दीजिएगा यूनिट्स। ठीक है, बी की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 21 यूनिट्स। अब हम बाकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। बाकी वैल्यू कौन कौन सी है? ए है और एच है। चलें इनको भी फाइंड करते हैं। जी, तो क्लास बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 21। ठीक है, ये मैं फिगर में भी मेंशन कर दिया कि बी हमारे पास आ चुका है, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 21। जी, अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करती हूं, यानी ट्रायंगल ए डी बी को कंसीडर करती हूं,
तो मुझे दो चीजें जो है वो मालूम है। देखिए, एक तो मुझे हाइपोटेनस भी मालूम हो चुका है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपको पता है क्या है, हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल के लिहाज से अगर हम देखें तो ये इसका क्या है, ए बी हाइपोटेनस है। तो मुझे हाइपोटेनस की लेंथ भी मालूम हो चुकी है, डेट इज बी, और बी अभी अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। और इसकी मुझे बेस भी मालूम है, एडी क्या है, इसकी बेस है वो 7 है। तो इजीली मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, परपेंडिकुलर यानी कि एच फाइंड कर सकती हूँ इसका, ठीक है। तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ ट्रायंगल एडीबी को। तो लिखिएगा कंसीडर ट्रायंगल एडीबी, जी। जब हम ट्रायंगल एडीबी में आते हैं तो ट्रायंगल एडीबी में अब मैं इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ, जी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि हमें एटलीस्ट 2 साइड्स गिवन हो, तभी हम एक साइड जो है वो पाइथागोरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ तो मुझे हाइपोटेनस भी अब मालूम हो चुका है, इसकी हाइपोटेनस ए बी है, और मुझे बेस भी मालूम है एडी, ठीक है। तो मैं इजीली परपेंडिकुलर फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख लीजिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम जी। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में देखें तो पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइपोटेनस मेरी क्या है, ए बी है, और ए बी किसके इक्वल है, बी है, ठीक है। तो मैं ए बी की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, बी लिख सकती हूँ, यानी कि बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे क्या है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, एडी है। तो एडी मुझे मालूम है किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट पहले एडी लिखूं, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करूं 7 की। तो चले लिख लेते हैं, पहले हम एडी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी बेस क्या है, एडी है। तो हम लिख लेते हैं एडी का स्क्वायर प्लस, फिर आगे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरा यहां पर ये है, क्या है परपेंडिकुलर, बीडी, ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, बेसिकली एच के इक्वल है ना। इसको मैंने परपेंडिकुलर को क्या नाम दिया हुआ है, एच का, बल्कि मैंने क्या बुक में नाम है इसका एच। तो हम परपेंडिकुलर की प्लेस में बीडी लिखने के बजाय क्या लिख लेते हैं, एच। यहां पर हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जो जो जिसकी गिवन है। देखिए, बी की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी है, 2 स्क्वायर रूट 21। तो मैं बी की प्लेस में रख लेती हूँ 2 स्क्वायर रूट 21, और फॉर्मूले में होल स्क्वायर है तो मैं इसका होल स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद एडी किसके इक्वल है, ये एडी है। एडी किसके इक्वल है, 7 के। तो मैं एडी की प्लेस में 7 लिख लेती हूँ और इसका ले लेती हूँ होल स्क्वायर, ठीक है। और h मुझे नहीं मालूम, जाहिर है कि h मालूम करने के लिए ही मैं सारी मेहनत कर रही हूं। तो h को मैं h स्क्वायर ही लिखकर रहने देती हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर होगा क्या, ये स्क्वायर जब ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा तो जब ये स्क्वायर 2 पर अप्लाई होगा तो ये तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। लेकिन जब ये स्क्वायर रूट पर अप्लाई होगा तो क्या होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो अब यहां पर रूट 21 पे से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 21 जो है विदाउट रूट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर जब मैं 7 का स्क्वायर लूंगी तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। और यहां पर हम कॉपी कर लेते हैं एच स्क्वायर को, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 21 से, ठीक है, 4 को 21 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 84, 84, ठीक है, इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब
मुझे वैल्यू जो कि किसकी चाहिए, एच की चाहिए ना, तो एच के पास से जितनी भी वैल्यू होगी वो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट करके दूसरी साइड पे ले आऊंगी। यानी मैं 49 को शिफ्ट करके राइट से कहां ला सकती हूँ, लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ। तो 49 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा, तो हम इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो 84 से 49 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने कर दिया माइनस, और यहां पर अब मेरा एच स्क्वायर सिंगल रह गया। ठीक है, अब जब 84 में से मैं 49 को माइनस करूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 35। तो मैं एच स्क्वायर को यहां लिख लेती हूँ लेफ्ट साइड पे, और 35 को राइट साइड पे लिख लेती हूँ। ठीक है ना भाई, यहाँ ये लेफ्ट पे लिखा हुआ, यहाँ राइट पे, तो मैं एच स्क्वायर को ले लेती हूँ लेफ्ट पे और इसको लिख देती हूँ राइट पे। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो वैल्यू मेरी आएगी 35। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 35। इस तरीके से। ठीक है, अब लेकिन जो कि मुझे एच स्क्वायर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एच चाहिए। तो एच के लिए मैं क्या करूंगी, स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 35 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी, यहां पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट इस तरीके से कैंसिल हो गए, यहां तो सिर्फ एच रह गया, और 35 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर मैं 35 के फैक्टर्स बनाना भी चाहूं, चले मैं बना भी लेती हूँ इसके फैक्टर, तो जो पेयर हो वो बाहर आ जाए रूट से, तो ये भी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 35 के बेसिकली दो ही पेयर बनते हैं, एक 5 और एक 7। 5 7 से 35 हम कर सकते हैं, या फिर हम 7 5 से 35 कर सकते हैं, क्योंकि ये 35 ना तो 2 के टेबल में आता है, ना 4 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 और 7 के टेबल में आता है। तो इसके दो ही फैक्टर बनेंगे, 5 और 7, और ना ही 5 रूट से बाहर आ सकता है और ना ही 7 रूट से बाहर आ सकता है। तो इसका फैक्टर बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो लिहाजा इस आंसर को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, रूट 35। तो एच की वैल्यू मेरी क्या आ गई, रूट एच की वैल्यू आ गई है रूट 35। आगे हम लिखेंगे यूनिट्स। ठीक है, रूट 35 यूनिट्स, ये मेरे पास क्या आ चुका है, एच आ चुका है। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं ए। तो ए फाइंड करने के लिए अब मैं कंसीडर कर लेती हूँ ट्रायंगल बी डी सी को, यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रही हूँ, ट्रायंगल बी डी सी। तो लिखिएगा कंसीडर ट्रायंगल बीडीसी। ठीक है, ट्रायंगल बीडीसी में अगर हम देखें क्लास, तो यहां भी अब हमें दो लेंथ फाइंड हो चुकी हैं। तो देखिए किस तरीके से, अगर ये ट्रायंगल बीडीसी है और ये इसका 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या है, बीसी क्या है, बीसी इसका हाइपोटेनस है। ठीक है, और ये जो डीसी है ये क्या है, ये बेस है, जबकि परपेंडिकुलर क्या है, बीडी, ये परपेंडिकुलर है इसका। ठीक है, तो हमें देखें बेस भी मालूम है, दैट इज 5 यूनिट, और हमें परपेंडिकुलर भी मालूम है, जो कि अभी अभी हमने मालूम की एच। ठीक है, लेकिन हमें क्या नहीं मालूम, हाइपोटेनस हमें नहीं मालूम। तो हम इजीली इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम जी, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरा यहां पर क्या है, बीसी है,
और बेसिकली बीसी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो मैं हाइपोटेनस की प्लेस में बजाय बीसी लिखने के क्या लिख सकती हूँ, ए लिख सकती हूँ। तो मैं हाइपोटेनस की प्लेस में यहाँ लिख लेती हूँ ए का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस के बाद हम क्या लेते हैं, बेस स्क्वायर। तो बेस यहाँ पर किसके इक्वल है, बेसिकली बेस यहाँ पर इक्वल है डीसी के। ठीक है, तो हम बेस की प्लेस में क्या लिख लेते हैं, डीसी का स्क्वायर। प्लस उसके बाद क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी, परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर बीडी है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो बीडी का स्क्वायर। लेकिन बीडी के स्क्वायर की बजाय अगर मैं यहां पर एच कह दूं, क्योंकि बीडी की लेंथ को हमने क्या कहा हुआ है, एच कहा हुआ है ना, यहाँ पर बीडी किसके इक्वल है, एच के। तो बजाय बीडी लिखने के मैं क्या लिख लेती हूँ, एच। तो हम ये कह सकते हैं एच का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर एच है, तो हम एच का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब हम सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं जो जो जिसके इक्वल है। ए तो हमें फाइंड करना है, ए को तो हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। और डीसी या सीडी किसके इक्वल है, डीसी इक्वल है 5 के। तो यहां पर हम डीसी की प्लेस में क्या लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस एच। अभी अभी हमने फाइंड किया किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 35 के। तो एच की प्लेस में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 35, ठीक है, का होल स्क्वायर। यही है फॉर्मूले में, जैसे जैसे फॉर्मूले में था वैसे वैसे हमने वैल्यू को पुट कर लिया है। जी, अब देखिए 5 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूं तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, और 35 किसके अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये स्क्वायर जो है ये रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 35 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 25 और 35 को जब मैं प्लस करूंगी, 25 और 35 को जब मैं प्लस करूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, 25 प्लस 35 इक्वल होता है 60 के। जी, आप यहां पर वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, तो फिर स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम इसमें भी वही काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लिख लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर मैं लेती हूं तो देखिए यहां भी मेरा स्क्वायर रूट आ जाएगा और 60 पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहां क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया इस तरीके से। ठीक है, यहां सिर्फ मेरा क्या रह गया, ए रह गया। और 60 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है किसी नंबर का, लेकिन हाँ इसके हम प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, और जो जो इसके प्राइम फैक्टर्स में जो जो पेयर बनेंगे उनको हम रूट से बाहर ले आएंगे, और जिसके पेयर नहीं बन सकेंगे उनको हम रूट के अंदर लिख देंगे। तो हम 60 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसके हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं 60 के। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 2 के टेबल से। तो अगर हम 2 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 60, फिर 2 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 30। अगेन हम 3 का टेबल यूज करेंगे, तो 3 5 जा 15, उसके बाद 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये मेरे पास प्राइम फैक्टर इसके निकल कर आए हैं 60 के। इनको हम कॉपी कर लेते हैं इस तरह से रूट के अंदर। जी, आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जी, तो यहां पर पेयर किस नंबर का बन रहा है, जो दो नंबर एक जैसे होंगे उन्हीं का पेयर बनेगा। तो यहां पेयर बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 का, बाकी इन दो नंबर का पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो 2 को मैं रूट से बाहर ले आऊं, ठीक है, 2 रूट से बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, पेयर जब बाहर आ जाता है रूट से तो वो सिंगल में चेंज हो जाता है। और रूट के अंदर अब मेरा क्या रह गया, 3 और 5, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये इनका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। जी, तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू भी मुझे यहां पर मिल गई, डेट इज
2 स्क्वायर रूट 15। तो ये तीनों वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था रिक्वायर्ड में, ए, एच एंड बी, और तीनों ही वैल्यू आपके सामने मैंने फाइंड करके दिखा दी है। अब हम लिख लेते हैं रिजल्ट। रिजल्ट की हेडिंग डाल लीजिएगा ए किसके इक्वल है, ए, यहां पर यूनिट लिख दीजिए क्योंकि आपकी बुक में जो है वो सबको यूनिट से मेंशन किया है, तो हम भी यूनिट लिख देते हैं। ए किसके इक्वल है, 2 स्क्वायर रूट 15 यूनिट्स के, 2 स्क्वायर रूट 15 यूनिट्स, ठीक है, कॉमा, फिर h की वैल्यू है, ठीक है, उसके बाद h है, तो h आपके सामने यहां लिखा हुआ है फिगर में। h किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 35 के, स्क्वायर रूट 35 यूनिट्स, कॉमा, और नेक्स्ट क्या था मेरा, b, जी, तो b किसके इक्वल है, ये रहा b, b इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 21, 2 स्क्वायर रूट 21 यूनिट्स, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। यही हमसे कहा गया था क्वेश्चन में और यही हमने फाइंड करके दिखा दिया है। तो क्लास यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 50 मीटर एंड 30 मीटर, व्हाट इज द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स। तो क्लास यहां पर स्विमिंग पूल की बात हो रही है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और उसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है वो हमें गिवन है। तो देख लेते हैं, फिगर आपके सामने बनी हुई है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है स्विमिंग पूल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखें, ये मेरी क्या है, ये लेंथ है इसकी और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ हमें कितनी गिवन है, 50 मीटर, जबकि ब्रेथ कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। तो ये लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर। अपोजिट कॉर्नर कौन कौन से होते हैं, जैसे ये इसका अपोजिट कॉर्नर, ये दोनों आपस में अपोजिट कॉर्नर है, इसी तरह से ए और सी आपस में अपोजिट कॉर्नर है, बी और डी आपस में अपोजिट कॉर्नर है। तो हम चाहे तो यूं भी ड्रॉ कर सकते थे लेकिन हमने यूं ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ए और सी को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये अपोजिट कॉर्नर हो गए। तो उन्होंने बेसिकली इसकी लेंथ पूछी है हमसे, अपोजिट कॉर्नर यानी ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये अब हमें एक ट्राइंगल मिल चुका है और ट्राइंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेंशन भी किया है, जैसे कि रेक्टेंगुलर जो भी हमारे पास शेप होती है तो उसमें हमेशा जो है चारों कॉर्नर पर, ठीक है ना, 4 कॉर्नर्स पर जो हमारा एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल को मेंशन भी किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा ट्राइंगल यहाँ पर परफॉर्म हुआ है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की ये क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गई और ये जो एसी लेंथ है ये मेरी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम गिवन में लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें फिगर में नजर आ रही है गिवन, वो चीजें हम लिख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर लेंथ ए बी जो है वो हमें गिवन है 50 मीटर, मेजरमेंट लिखा करें क्लास, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ ए बी हमें गिवन है और उसके बाद हमें जो है बी सी भी हमें गिवन है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ बी सी लेंथ बी हमें गिवन है, दैट इज 30 मीटर,
जी, ये दोनों चीजें हमें गिवन है, लेंथ और ब्रेथ, और हमसे पूछा गया है हाइपोटेनस यानी कि लेंथ ऑफ एसी। तो रिक्वायर्ड में हम लिख लेते हैं जी, रिक्वायर्ड में हमसे पूछा गया है मेजरमेंट ऑफ एसी। ठीक है, एसी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें दो साइड गिवन है, परपेंडिकुलर भी मालूम है, बेस भी मालूम है, और हाइपोटेनस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। टू राइट डाउन द हेडिंग सॉल्यूशन, जी, यहां पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जी, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर हम फिगर में देखें तो हाइपोटेनस मेरी क्या है, लेंथ एसी है। ठीक है ना, हाइपोटेनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर में, एसी। तो हम हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस कि हम एसी का स्क्वायर लिख लेते हैं। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या होता है बेस स्क्वायर। तो बेस यहां पर क्या है, ए बी। ठीक है, बेस की लेंथ हमने किससे रिप्रेजेंट की है, ए बी से। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की प्लेस में हम क्या लिख लेंगे, बीसी का स्क्वायर। जी, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम आ गया। अब जो लेंथ हमें गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं, और एसी तो हमें फाइंड करना है, तो एसी को तो हम जस्ट कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा ए बी लेंथ हमें गिवन है, दैट इज 50। इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। इसके अलावा बीसी लेंथ हमें गिवन है, दैट इज 30। ठीक है, तो क्लास अब हमें करना क्या है, 50 का और 30 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर से आप ले लीजिए 50 का भी स्क्वायर और 30 का भी स्क्वायर। तो जब हम 50 का स्क्वायर लेंगे क्लास, तो हमारी वैल्यू आएगी 2500, और यू कैन से 2500। ठीक है, 2500। ठीक है, इसी तरह से जब हम 30 का स्क्वायर लेंगे, यानी 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 900। 900। ठीक है, और इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, दोनों वैल्यू को, 2500 और 900 को, तो हमारी वैल्यू आती है 3400। 3400 हमारी वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एसी की फाइंड करनी है। ठीक है, एसी स्क्वायर की फाइंड नहीं करनी है, हमें एसी की फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बिकॉज वी हैव टू रिमूव द होल स्क्वायर ऑफ एसी। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे क्लास, तो यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 3400 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरीके से दोनों के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहां पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहां पर मेरा क्या रह गया, सिर्फ AC। और जब हम 3400 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से, तो जाहिर है हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके वैसे ही फैक्टर बना के देखें, फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो उसके लिए हम साइड पे फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर जब हम इसके लेंगे 3400 के, तो हम स्टार्ट करेंगे टेबल ऑफ 2 से। 2 1 जा 2, कैरी इधर गया 1, तो 14 हो गया। 2 7 जा 14। ठीक है, उसके बाद 17 नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन 16 आता है। 2 8 जा 16, 1 इधर कैरी जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, और 0 का हम 0 कॉपी करेंगे। फिर अगेन 2 का टेबल, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 यहां कैरी जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये जो है 425, ये 3 के टेबल में तो नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर हम इसे 3 के टेबल से करते हैं तो 3 के टेबल में नहीं जाएगा ये, अलबत्ता ये 5 के टेबल से जरूर चला जाएगा। ये हो जाएगा 5 8 जा 40। ठीक है, 42 तो नहीं जाता ना, 40 जाता है। 5 8 जा 40 हो जाएगा। 2 इधर कैरी गए, 25 हो गया। 5 5 जा 25, अगेन 5 का टेबल, 5 1 जा 5। ठीक है, 8 में से 5 को हम माइनस करते हैं, बाकी बचते हैं 3। 3 इसको कैरी देंगे, 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35, और 17 चूंकि सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है, तो 17 1 जा 17। तो इस तरीके से हमने इसके क्या कर दिए, ब्रेक कर दिया इसको, इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन प्राइम फैक्टर्स को रूट के अंदर। जी, 2 multiply by 2 multiply by 2, how many 2s are there? There are 3 2s. ठीक है, and 5 5 17। ठीक है क्लास, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर हम पेयर बना लेते हैं, और आपको पता है कि जो पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 का पेयर बन जाएगा। इसके अलावा और 2 नंबर ऐसे कौन से हैं, 5 का पेयर भी हम बना सकते हैं, तो यहां पर एक 5 का पेयर बन जाएगा। तो रूट से बाहर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, एक 2 आ जाएगा और दूसरा 5 आ जाएगा। यहां तो मेरा मेजरमेंट ऑफ AC चल रहा है। ठीक है, मेजरमेंट का वर्ड यहां पर लगा लिया करें क्लास। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ AC मेरा आ जाएगा। देखिए ये 2 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया, रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इनके पेयर बन गए, एक 2 और दूसरा पेयर 5। और आपको पता है जब रूट से बाहर आ जाते हैं तो वो जो पेयर है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल नंबर में। अब रूट के अंदर मेरा क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया और 17 रह गया। ठीक है, रूट के अंदर मेरा क्या रह गया, 2 एंड
17, चूंकि ये बिल्कुल डिफरेंट नंबर है तो ये एक दूसरे से पेयर नहीं बना सकते अपने, ठीक है, पेयर नहीं बन सकते इनके, तो ये रूट के अंदर ही रह गए। अब यहां पर हम बाहर वाले रूट के बाहर वाले नंबर और रूट के अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्लास तो ये हो जाएगा 34। अच्छा, अब पीछे आपके बुक में जो आंसर आ रहा है वो इस तरीके से नहीं आ रहा, फैक्टर बनाने के बाद नहीं आ रहा, बल्कि इसमें जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका आंसर डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ है। तो भाई अब आप लोगों की बुक की मर्जी है, बुक कहीं इस तरीके से आंसर दे देते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में, कहीं वो पॉइंट में आंसर दे देते हैं। तो बहरहाल आंसर दोनों ही राइट होंगे आपके, आप चाहे आंसर इस तरह से दें या आंसर आप पॉइंट में दें। तो लोग, लेकिन चूंकि आपके बुक में जो है वो पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, तो पॉइंट में देने के लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी रूट के अंदर 34 लिखेंगे, ठीक है, इज टू का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से, तो हमारा आंसर पॉइंट में आ जाएगा और वो होगा 58.31। और करके देख लीजिएगा, 58.31, ठीक है, और ये आंसर हमारे आएंगे मीटर में, ठीक है, क्योंकि हमारी लेंथ और ब्रेथ जो गिवन थी वो मीटर में थी, तो ऑफ कोर्स जो हाइपोटेन्यूज आएगी वो भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो क्लास इस तरीके से दोनों आंसर आप दे सकते हैं, चाहे तो ये आंसर दे दें रूट की फॉर्म में, और अगर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से तो पॉइंट की फॉर्म में फिर इस तरीके से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बोथ आंसर आर राइट, AC हमारा आ चुका है 58.31। तो अब इसका हम लिख लेते हैं रिजल्ट। जी, रिजल्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर देंगे जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर। तो हम यहां पर इसी तरीके से लिखेंगे द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स the length between the opposite corners is कितनी आई है, 58.31 मीटर, 58.31 मीटर, ठीक है। ये हमारी लेंथ आ चुकी है और ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुका है क्लास। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ आया होगा। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट, और अगर आपको समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, वीडियो पसंद आ रही है और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, जहां तक आपकी पहुंच है, जहां तक मुमकिन है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें ताकि नॉलेज दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और आपकी रिस्पेक्ट से दूसरे लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। और ये सदका जारिया भी है। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।